जो है। मैंने कर दिया है। अच्छा, आप कर। तो आज हमें यूट्यूब में डायरेक्ट लाइव करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो विल ट्राई टू क्लोज दिस रिकॉर्डिंग इन द यूट्यूब, क्योंकि वो लोग जो यूट्यूब में देख रहे हैं तो उनको फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना, वो फ्लो बिगड़ जाए। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसका मिडलाइफ क्राइसिस बाय राजीव अम्बाट, ये इस बुक का हम चैप्टर 2 देख रहे थे कि एक थ्री पिलर्स ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस। इसमें वो बता रहे थे कि अ, आपका हेल्थ हेल्थ का जो अ, अगर एक क्वेश्चन पेपर होगा हेल्थ का, तो उसमें से 95% मार्क्स जो है वो इन तीन चीजों से आते हैं: ईटिंग राइट, फिजिकल बीइंग फिजिकली एक्टिव, रिकवरी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। और बाकी 5% बाकी चीजों से आते हैं कि पानी कब पीना है, कौन सा नमक लेना है, ऑल दोज थिंग्स। तो मेनली ये तीन पिलर्स हैं: ईटिंग राइट, बी फिजिकली एक्टिव, एंड recovery and stress management, which comprises 95% of the question paper regarding health. तो इसमें से ईट राइट हमने देखा, फिजिकल एक्टिविटी के रिगार्डिंग हमने कल देखा था। मूविंग ऑन ये है कि रेस्ट, रिकवरी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये भी हमने स्टार्ट किया था कि रेस्ट जो होता है दैट इज वन ऑफ द की इंग्रेडिएंट्स रिकवरी, स्पेशली फिजिकल स्ट्रेन। जब भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उसके बाद में रिकवरी बहुत जरूरी है, और रेस्ट बहुत जरूरी है एक्चुअली, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान हमारा शरीर जो है स्ट्रेस में रहता है, स्ट्रेन में रहता है, सारा ग्लाइकोजन कंज्यूम हो जाता है, स्टोर्ड एनर्जी रिजर्व जो होता है हमारे मसल्स। तो प्रॉपर रेस्ट और स्लीप में क्या होता है कि वो फिर वो रिफिल कर देता है ग्लाइकोजन का, जो डिप्लीट हुआ है उसको रिफिल कर सकते हैं। तो नींद, स्लीप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिकवरी। और नींद के दौरान हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करता है, जो जाके ये रिपेयरिंग वगैरह जो भी टिश्यूज का, मसल रिपेयर ये सब करता है। इट्स नॉट दैट ड्यूरिंग वर्कआउट आपका मसल्स पंप अप हो जाता है, आपको मसल्स बनता है, उस टाइम तो ब्रेक डाउन होता है। ड्यूरिंग रेस्ट वो रिकवरी हो। अब स्लीप एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, नींद और उसके जो स्वास्थ्य पे क्या असर हो। लैक ऑफ स्लीप ये हमारे शरीर में कॉर्टिजोल को बढ़ा देता है। और कॉर्टिजोल बढ़ने से क्या होगा कि कॉर्टिसोल, इट कॉजेज एक्सेसिव वाटर रिटेंशन, पानी को रिटेन करने लगता है। नींद पूरा नहीं हुआ तो कॉर्टिसोल बढ़ा तो वो इट कॉजेज एक्सेसिव वाटर रिटेंशन, पानी को रिटेन कर देता है। इसके अलावा जब कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ा हुआ रहता है, ये और भी कई सारे जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं शरीर के, उन सब में कहीं ना कहीं दिक्कत करता है, मेक्स अस मोर प्रोन टू। और अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका वजन बढ़ेगा, वेट गेन के लिए प्रोन हो जाएगा। ये तो हम सबको पता ही है कि 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप ये बहुत जरूरी है गुड हेल्थ के लिए। अब ये नींद में एक्चुअली होता क्या है? जब हम सोने जाते हैं, सोते हैं, तो क्या होता है? लास्ट बुक में भी हमने बहुत अच्छे से इसको समझा था, तो अगेन रीइटरेशन समझ लो आप। बेसिकली नींद के दो स्टेजेस है। एक होता है रेम स्लीप, REM स्लीप, दैट इज रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। और एक दूसरा होता है नॉन रेम स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, स्टेज स्टेज स्लीप जो भी बोलिए। अब ये नॉन रेम साइकिल क्या होता है कि जैसे ही हम सोने जाते हैं तो हम नॉन रेम स्लीप में जाते हैं। और ये नॉन रेम स्लीप टिपिकली 90 मिनट्स के लिए लास्ट करता है, 90 मिनट्स। नॉन रेम स्लीप भी 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है, और वो स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक हम जाते हैं तो धीरे धीरे डीप स्लीप में चले जाते हैं। उसमें क्या होता है कि नॉन रेम स्लीप में हमारा हार्ट बीट एकदम धीमा हो जाता है, ब्रीदिंग स्लो हो जाता है, हमें नहीं पता, हम तो नींद में, मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। ब्रेन में एक डेल्टा ब्रेन वेव्स, ठीक है, जो बहुत स्लो होता है, तो वो न्यूरल एक्टिविटी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो एक्टिविटी करने लगता है।
तो ये जो डेल्टा ब्रेन वेव्स होते हैं ये स्लो होते हैं बट हाई एम्पलीट्यूड के होते हैं। ये सब नॉन रेम स्लीप में प्रोड्यूस होता है नींद के टाइम। अब नॉन रेम स्लीप से फिर हम रेम स्लीप की तरफ जाते हैं, और रेम स्लीप जो है ये 90 मिनट्स के बाद नॉर्मली शुरू होता है, आफ्टर यू फॉल स्लीप। जब आप सोने चले गए, सो गए, तो 4 स्टेज होते होते आप एकदम रिलैक्स हो गए, उसके बाद में यू एंटर द रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट जो होता है इट्स एज गुड एज वेकिंग अप, मतलब कि आपको, आपका आंख बंद है लेकिन आपकी जो आई बॉल्स हैं, आंखों की जो पुतलियां हैं वो उधर इधर मूव कर रही हैं। दैट इज द टाइम जो रेम स्लीप है, जब हमारे ड्रीम्स वगैरह, आंखें एक मतलब फुल मूवमेंट रहता है, ब्रेन एक्टिविटी मतलब उस तरह हो जाता है एज इफ कि आप जगे हो, राइट। ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है, फास्टर इरेगुलर जो भी है वैसे हो जाता है। आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि आप नॉर्मल जगे हुए हो, वॉकिंग कर रहे हो, उस तरह करके वेकिंग अप लेवल्स में आ जाता है। लेकिन ये है कि इनफैक्ट अगर पूरा ही वेकिंग अप मोड में आ जाएंगे ना, तो फिर हम उठ के चलने लगेंगे। तो हमारा शरीर क्या है ना, टेम्पररी ऐसा एक सिस्टम करता है कि हमारे हाथ पैर शून्य हो जाते, पैरालाइज हो जाते, नहीं तो फिर आप उठ के चलने लगोगे। यू नो, यू मस्ट हैव हर्ड, कई केसेस है ना कि वो रात में नींद में उठ के चलने वाला, तो उसमें शायद यही होता होगा कि वो पैरालाइज नहीं होता उनका शरीर, राइट। कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, तब जाकर वो फिर उठ के चलने लगते हो, बट एक्चुअल में वो रेम स्लीप में होते हैं। तो मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो ड्रीम में आप सपने में कुछ कर रहे हो तो वो सब आप फिजिकली एक्टिवली करने लगे, तो इसीलिए वो पैरालाइज कर देता है कुछ। अब हमारा शरीर जो है ये नॉन रेम स्लीप और रेम स्लीप, इसके बीच में स्विच करता रहता है, ठीक है। और जितना गहरा नींद मतलब लंबा समय होते रहेगा, तो ये रेम साइकिल जो है ना, वो उसका वो जो रैपिड आई मूवमेंट वाला साइकिल है वो थोड़ा सा लंबा होता जाता है हर हर स्टेज में। और नॉर्मल नींद में बोलते हैं कि जो रेम साइकिल होता है, रैपिड आई मूवमेंट वाला जो साइकिल होता है, इट विल गो अप टू इवन एन आवर, 1 घंटे तक भी जा सकता है, यानी 1 घंटे में यू मेक ऑल दोज ड्रीम्स। अब नींद के बारे में कई सारे ऐसे सवाल है ना जो अभी तक क्लियर नहीं, साइंटिफिक कम्युनिटी इज नॉट एबल टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चन। हाउएवर, इट इज प्रूवन दैट inadequate sleep can create a lot of issues। लेकिन ये तो क्लियर कट पता चल गया है कि अगर नींद भरपूर ना हो तो बहुत सारे इश्यूज हो, रेंजिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, हाई स्ट्रेस, डिप्रेशन, यू नेम इट। हमारा शरीर नींद में, बोला ना, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन ये सब करता है, रिपेयरिंग वगैरह, तो ये सब हैम्पर हो जाता है, क्योंकि नींद के दौरान ही है जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना और वो सब होता है। तो जब आपको नींद भरपूर नहीं मिलेगा तो फिर ये सब दिक्कत करेगी। इन शॉर्ट, good sleep not only has positive physical impact but it also has a positive psychological impact। तो अच्छी नींद मतलब कि सिर्फ आपका एक फिजिकल इम्पैक्ट तो है ही है उसका, बट साथ ही साथ एक अच्छी नींद लेने से एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है, राइट। अब स्ट्रेस एंड हेल्थ, ठीक है, तो ये तो नींद के रिलेटेड था। स्ट्रेस का क्या है? कॉर्टिजोल, क्योंकि ये जो थर्ड पिलर में आपका रिकवरी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, तो यहाँ में स्ट्रेस भी आ जाता है। कॉर्टिजोल जो जिसको बोला जाता है ना, स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है, ये सिक्रीट करता है हमारा एड्रेनल ग्लैंड। और एड्रेनल ग्लैंड जो होता है ये हमारे किडनी के ऊपर में रहता है, थायराइड हार्मोन को इसको वो सिक्रीट करता है इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। जब स्ट्रेस कभी होता है, फिजिकल स्ट्रेस हो या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो, तनाव कभी भी कुछ भी होता है, तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है। अब कॉर्टिसोल अच्छा है बुरा है?
ये बात नहीं है यहाँ पे, इट्स नॉट ऑल टुगेदर बैड थिंग कि कॉर्टिसोल रिलीज हो गया आपका, स्ट्रेस स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो गया, क्योंकि वो जरूरी भी है। कॉर्टिसोल इज सिक्रेटेड जब हम कभी कोई डेंजर में रहते हैं, right? जब वो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए उसका बॉडी का एक रिस्पॉन्स, ठीक है। और एट टाइम्स वो आपका एक लाइफ सेवर भी हो सकता है, ठीक है, आपको मतलब कि आपका जिंदगी बचा सकता है कॉर्टिसोल। फॉर इंस्टेंस देखिए क्या होता है कि लेट्स सपोज मान लो आप रास्ते से चल के जा रहे हो कहीं पे भी, मे बी एक कंट्री साइड, गांव देहात साइड में कहीं जा रहे हो, और अचानक से आपके सामने कोई एक शेर आ गया, राइट। तो अब हमारा जो ब्रेन है हाइपोथैलेमस, वो इमीडिएटली स्विच करता है बिटवीन फाइट और फ्लाइट मोड, कि अब ये शेर का सामना करे, लड़े, या वहां से भाग ले, अपने आप को बचा ले, ठीक है, अपने आप को रेस्क्यू कर। तो उस सर्वाइवल मोड में हमारा शरीर क्या करता है ना, फिर वो बाकी जो भी एक्टिविटी है ना, जो नॉर्मली जो हमारे शरीर में एक्टिविटी होता रहता है, डाइजेशन का प्रोसेस, सेक्सुअल ड्राइव, इम्यूनिटी, ग्रोथ, ये सब बंद कर देता है, और पूरा का पूरा फोकस इस पे रहता है कि भाई बचो वहां से या लड़ो, जो भी है, ठीक है? तो our bodies would rather improve our senses and increase our ability to engage muscles and other voluntary organs of the body to save our life. तो होता क्या है ना कि वो हमारे शरीर बाकी एक्टिविटीज को बंद करके फुल्ली फोकस करता है कि अपने आप को कैसे बचाए। तो उस प्रोसेस में कॉर्टिजोल इज वन ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन जो आपको मदद करता है कि आप उस वक्त पूरा फोकस करो कि उस पे कि सब कुछ, सारा स्ट्रेंथ आपके मसल्स में आ जाए, ताकि वहां से भाग लो आप, या उससे अगर लड़ना है शेर से तो लड़ो आप, जो भी। तो कॉर्टिजोल आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द फ्लूइड बैलेंस एंड ब्लड प्रेशर। तो हमारे शरीर का जो फ्लूइड बैलेंस है उसको और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है कॉर्टिजोल, राइट। एदर एक्सेसिव कॉर्टिजोल और टू लिटिल कॉर्टिजोल, दोनों डिजायरेबल नहीं, मतलब कि कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत करती है, कम हो जाए तो भी दिक्कत करती है। abnormalities जो होती हैं ये आपके एड्रेनल ग्लैंड्स में या पिट्यूटरी ग्लैंड्स में जो होता है, कुछ एबनॉर्मलिटीज होने से ये कॉर्टिसोल इम्बैलेंसेस होते हैं। जैसे कि एक बीमारी है कॉल्ड कुचिंग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि एक्सेस कॉर्टिसोल होता है, रिलीज हो जाता है, जो एड्रेनल ग्लैंड्स में कोई दिक्कत आती है। या फिर एक और बीमारी है कॉल्ड पिट्यूटरी एडिनोमा, राइट। ये बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड्स में कोई ट्यूमर हो जाता है तो ये दिक्कत आती है, राइट। और कॉर्टिसोल कम होने का भी एक बीमारी है, इट्स कॉल्ड एडिसन्स डिसीज, राइट। इसमें आपका एड्रेनल ग्लैंड जो है वो भरपूर मात्रा में वो कॉर्टिसोल हार्मोन बनाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एड्रेनल ग्लैंड को कुछ नुकसान हो जाता है, तो फिर उसमें तो कॉर्टिसोल का बढ़ जाना या कम हो जाना दोनों दिक्कत करते हैं, राइट। कॉर्टिसोल इज प्रोड्यूस व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड फिजिकली। जब आप वर्कआउट करते हो, एक्सेसिव वर्कआउट करते हो, तब भी कॉर्टिसोल रिलीज होता है, या मेंटली भी बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस्ड हो, तब भी वर्क रिलेटेड, पर्सनल स्ट्रेस, आपको नींद पूरा नहीं हुआ, तब हर टाइम में वो फिर वो कॉर्टिसोल का सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है। बहुत ज्यादा समय तक अगर आपका कॉर्टिसोल लेवल्स हाई रहेगा फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, तो फिर आपका इम्यूनिटी वीक हो सकता है, सप्रेस कर सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड शुगर, लिबिडो डिक्रीज हो जाएगा, आपके एक्नेस, मुहासे वगैरह आने लगेंगी, और फिर इंटर्न फिर आपको ओबिसिटी को भी कंट्रीब्यूट करता है कॉर्टिसोल लेवल अगर बहुत हाई रहेगा। और कॉर्टिसोल लेवल जैसे शुरू में बताया था, कॉर्टिसोल से अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो वाटर रिटेंशन रहेगा आपके शरीर में, और फिर वो उससे फिर ब्लोटिंग की दिक्कत आएगी आपको, थोड़ा बल्कियर फील होगा। नाउ अगेन स्ट्रेस में एक और दिक्कत आती है, स्ट्रेस ईटिंग, ठीक है। स्ट्रेस में बंदे बहुत ज्यादा खा लेते हैं। अब स्ट्रेस ईटिंग का एक साइकिल है, एक विशियस साइकिल है कि स्ट्रेस है
तो खा लेते तो फिर स्ट्रेस होता है, फिर खा लेते। अक्सर देखा गया है कि लोग कंफर्ट फूड की तरफ चले जाते हैं टू टू यू नो कोप अप विथ स्ट्रेस। जब कभी तो कोई तनाव वगैरह आता है ना, तो आपका पसंदीदा चीज कुछ खाने लगते हैं, मीठा पसंद है या जो भी चीज है। और ये जो कंफर्ट फूड्स है, जो भी चीज जो आपको पसंद वाला जो कंफर्ट फूड होता है, वो यूजुअली फैटी फूड्स होते हैं या मीठा होता है या कुछ ना कुछ जंक फूड ही होता है। और इससे क्या होगा कि आपको और ज्यादा फिर कैलोरी, अगर आप मान लो सर्टेन कैलोरीज में आप मेंटेन कर रहे हो कुछ है, तो आपका कैलोरीज का इनटेक बहुत ज्यादा होगा। इट एड्स अ लॉट ऑफ कैलोरीज। ठीक है। अ, और व्हेन स्ट्रेस, नोबडी वुड लाइक टू बी मोर एक्टिव। जब आप स्ट्रेस में रहते हो तो आप एक्टिव भी नहीं होना पसंद करते। तो क्या हो जाता है कि एक तो कैलोरी आप बहुत ज्यादा ले रहे हो, स्ट्रेस ईटिंग स्टार्ट कर, आप मूवमेंट भी नहीं कर। ठीक है। तो बट नेचुरली कि आप मान लो स्ट्रेस में हो, आपने खा भी लिया और साथ में अगर मूवमेंट है, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन स्ट्रेस के चलते क्या है कि आप एक्टिव भी नहीं रहते। तो फिर वो क्या हो जाता है कि कैलोरी एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाता है सब्सटेंटली, तो आप कैलोरी बर्न नहीं करते। और फिर दैट विल अगेन लीड टू वेट गेन। इसके अलावा और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज अपनी जगह तो है ही है, बट वेट गेन वहां पे मेनली आ जाता है। राइट। तो यहाँ पे दो पिक्चर्स है, आई शो इट टू यू, तो आपको गेट एन आइडिया कि क्या है जो अभी इतना कॉर्टिसोल के बारे में जब बात की। ये देख रहा है कोई, बता सकता विजिबल विजिबल। है? देखिए, ये कॉर्टिसोल का ये दिखा रहे हैं कि आपका बढ़ा हुआ ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, heightened attention and memory, lowers immunity, decreases pain sensitivity, ब्लड ग्लूकोज बढ़ा देगा, आपका सेरोटोनिन लेवल्स को डाउन कर देगा। राइट। एक और यहाँ पे देखिए ये है कि कहाँ से आता है। राइट। वर्कआउट स्ट्रेस से हो जाता है, मेंटल स्ट्रेस से, स्लो रिकवरी। राइट। फिजियोलॉजिकल कम्युनिकेटर ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस कोपिंग रिसोर्सेज, और स्ट्रेस को फिर कोप करने के लिए हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ पिक्चर फॉर्म में कि क्या क्या होता है। तो जो अभी बातें करी उसी को। राइट। तो इवेंचुअली स्ट्रेस ईटिंग एंड ओबिसिटी, है ना। तो जैसे मैंने शुरू में बताया स्ट्रेस एंड ओवर ईटिंग का, आप स्ट्रेस से ओवर ईट करते हो, मोटे हो जाते हो। ठीक है। अब फिर वो मोटा होना आपके लिए और स्ट्रेस हो जाता है, फिर और ज्यादा खाने लगते हो। वन वुड ईट बिकॉज ही इज स्ट्रेस एंड वन गेट स्ट्रेस ऑल द टाइम बिकॉज ही दे आर ओबीज। ठीक है। मतलब आप स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, आप खाने शुरू कर देते हो। और खाना मतलब जंक वंक जो भी चीज खाया, आपका कंफर्ट फूड खाया, आप मोटे हो जाओगे, ओबीस हो जाओगे। अब चूंकि आप मोटे हो तो फिर तनाव में हो तो फिर और खाओगे। तो दिस इज अ वेरी विशियस सर्कल, एक चक्र में फंस जाते हैं। तो फिर वो आप कभी भी वेट लॉस नहीं कर पाओगे। स्ट्रेस, एंजाइटी एंड हाई बीपी, तनाव, उसके साथ में फिर बेचैनी और हाई बीपी, जो हाइपरटेंशन बोलते नहीं, जो हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है, ये एक लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन, जिसमें कि आपका ब्लड प्रेशर जो होता है आर्टरीज में, ये मोस्ट ऑफ द टाइम हाई में रहता है। दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। राइट। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन डिफाइन करता है हाई बीपी मतलब कि आपका ब्लड प्रेशर रीडिंग 130/80 से ऊपर हो गया है। ठीक। अब इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट एक्सेसिव स्ट्रेस लीड्स टू हाई बीपी। ये तो पता ही है कि तनाव में रहता है, एक्सेसिव बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है तो हाई बीपी होता है, पैनिक अटैक हो सकता है, आपको एंजाइटी बेचैनी हो सकती है, और कुछ केसेस में डिप्रेशन में भी हो जाते हैं हाई बीपी। तो हाइपरटेंसिव पीपल, फॉर हाइपरटेंसिव पीपल द बीपी इज हाई। जब जब हाई बीपी होता है ना, जो हाइपरटेंशन वाले केस में क्या होता है ना, आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो क्या होता है कि द ब्लड कांट फ्लो टू द ऑर्गन। आपका ब्लड फ्लो जो होता है
सारे ऑर्गन्स तक पहुंच नहीं पाता, हार्ट में, किडनी में, या बाकी जो भी ऑर्गन्स है वहां पे इफेक्टिवली पहुंच नहीं पाता। और हाइपरटेंशन आज के डेट में बोले कि हैज बिकम अ वेरी कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज, तो बहुत कॉमन हो गया, स्पेशली उन लोगों में जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अब ये हाई ब्लड प्रेशर ये कई कारण से हो सकता है, कोई किडनी डिजीज है, हार्ट कंडीशन है, या नींद का डिसऑर्डर है, डायबिटीज है, कहीं से भी आपको हार्ट हाई बीपी का शुरुआत हो सकता है। और जनरली लोग है ना जो बेचैनी को रिलेट करते हैं हाइपरटेंशन से, लेकिन फिर सवाल ये है कि आर दे एक्चुअली रिलेटेड, एंजाइटी टू हाइपरटेंशन, ये क्या एक्चुअली रिलेटेड है? तो जवाब उसका हाँ में भी है, ना में भी। मतलब एंजाइटी कुड बी डायरेक्टली, मतलब एंजाइटी से हाइपरटेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आंसर इज यस। और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, अक्सर कभी कोई छोटा मोटा, इसमें क्या है कि इट मे गो अप फॉर अ शॉर्ट पीरियड। जैसे मान लीजिए आपको एक कोई हॉरर मूवी देख रहे हो, कोई स्कैरी मूवी देख रहे हो, ठीक है, तो वो जो पिक्चर देख रहे हो आपके सामने चल रहा है, तो आपका ब्लड प्रेशर शॉर्ट पीरियड के लिए बढ़ जाएगा। वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉट नेसेसरीली ए कंसर्न। लेकिन ज्यादा समय तक जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, लॉन्गर ड्यूरेशन पे, ठीक है, जैसे हाइपरटेंसिव केसेस में होता है, तो उस वक्त आपके वो ऑर्गन्स को डैमेज करेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, ऑर्गन्स में ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो फिर और ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, ऑर्गन फेलियर्स, ये सब हो जाएगा। ये तो हाइपरटेंशन का वैसे हो गया, बट एंजाइटी, बेचैनी जो होती है, ये ऑन द अदर हैंड, ये हमारा बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है स्ट्रेस को हैंडल करने, तनाव को हैंडल करने। इट कैन बी रिलेटेड टू स्ट्रेस फ्रॉम, मतलब आपको एंजाइटी, बेचैनी जो है ना, ये कहीं से भी आ सकती है, ये जरूरी नहीं है कि हाइपरटेंशन से ही आपको बेचैनी हो रही है। ये आपका मान लो से आप यू गोइंग टू फेस जॉब इंटरव्यू, तो भी उसका स्ट्रेस आ सकता है, तो उससे बेचैनी हो सकती है। स्ट्रेस इंड्यूस फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट टास्क, और इवन द स्ट्रेस ड्यू टू फिजिकल थ्रेट या अटैक, तो ये या ऐसे केसेस में भी वो एक बेचैनी सी रहती है। बट इफ दिस फीलिंग ऑफ एंजाइटी लास्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड इज इंटरफेयरिंग विद नॉर्मल लाइफ, यू मे हैव अ एंजाइटी डिसऑर्डर। लेकिन ये जो बेचैनी है ना, ये थोड़ा लंबे समय तक रह जाए, छोटा मोटा जैसे थोड़ा ना इंटरव्यू फेस कर रहे हो, कोई फिजिकल थ्रेट या अटैक फेस कर रहे हो, उस वक्त जो होता है, देन इट्स ओके, फाइन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये लंबे समय तक रहता है और ये आपकी नॉर्मल जिंदगी को जब ये हैम्पर करता है, तो फिर वो एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। ये नो, इट कुड ऑल्सो हैपन, कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, सोशल एंजाइटी, फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर, कुछ भी कंडीशन, पीरियड्स ऑफ हाई एंजाइटी, जैसे कि कोई पैनिक अटैक्स है, ये उस टाइम में जब वो लंबे समय तक रहता है, तब वो आपका हाई ब्लड प्रेशर में लीड करता है, ठीक है। और फिर वो हाई ब्लड प्रेशर हुआ तो एंजाइटी लंबा खींच रहा है, तो हाई ब्लड प्रेशर भी आपका है, हाइपरटेंसिव आप स्टेट में पहुंच जाते हो, दैट विल इम्पैक्ट योर इंटरनल ऑर्गन। तो फिर वो सेम हाई बीपी जो नॉर्मल कंडीशंस में किसी डिजीज के चक्कर में जो हुआ था, वो एंजाइटी के चक्कर में भी सेम प्रॉब्लम हो गई, आपके ऑर्गन फेलियर या कुछ भी हो सकता है। अब देर इज नो कंक्लूसिव रिसर्च एविडेंस दैट स्टेट्स वन लीड्स टू अनदर, तो यहाँ पे कोई कोई रिसर्च का एविडेंस नहीं है कि एंजाइटी से हाइपरटेंशन होता है या हाइपरटेंशन से एंजाइटी होता है, कोई कंक्लूसिव ऐसा कोई एविडेंस है नहीं। लेकिन ये देखा गया है कि however anxiety disorders can induce people to resort coping mechanisms like smoking, alcohol, overeating, which can lead to hypertension in the long. लेकिन क्या हो जाता है ना कि जब जब बंदा एंजाइटी में रहता है, बेचैनी में रहता है, तो उससे उसको एंजाइटी से बचने के लिए लोग कुछ कोपिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं। एंजाइटी है, बेचैन है, स्मोक कर लिया या ड्रिंक्स ले लिया, या ईटिंग या कंफर्ट फूड की तरफ में आप चले गए बेचैनी में, क्योंकि वो स्ट्रेस का है, स्ट्रेस के चलते एंजाइटी एंजाइटी आपको या एंजाइटी हुई, स्ट्रेस हुआ, तो आप ओवर ईटिंग करने लगे या बिंज ईटिंग, कुछ भी चीज आप खाने लगे कंफर्ट फूड की तरफ, दैट विल इन टर्न लीड टू हाइपरटेंशन इन द लॉन्ग रन। दिस इज अगेन एक बड़ा खतरनाक साइकिल। Natural ways to help anxiety and depression in the long run are through healthy habits. ठीक है, एकदम नेचुरल तरीका ये होगा कि आप एंजाइटी और डिप्रेशन से कैसे बचें। कुछ हेल्दी हैबिट्स है, जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है,
meditation, yoga, plus, of course, limiting intake of alcohol and no smoking at all, right? So, always, however, वो ये कि consult a doctor alongside the help of a qualified health. तो एंजाइटी से आपको बचने के लिए ये है कि ऑलवेज आप एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, मे बी फॉर सम मेडिकेशन, साथ ही साथ टेक हेल्प ऑफ अ क्वालिफाइड हेल्थ एंड फिटनेस, राइट? तो ये था चैप्टर 2। इसमें हमने वो 3 पिलर्स देखे हैं कि ईटिंग राइट, बीइंग फिजिकली एक्टिव और रिकवरी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। जो जैसे बताया ना कि जो हमारा हेल्थ का एग्जाम का 95% सिलेबस इसी तीनों चीज का, राइट? तो दिस वाज चैप्टर 2। मूविंग ऑन चैप्टर 3, ठीक है। बट बिफोर बिफोर आई मूव, अगर आप लोगों को किसी को इसमें अगर कुछ पूछना हो या कुछ ऐड ऑन करना हो तो प्लीज। सर गुड मॉर्निंग। हाँ संतोष जी, मॉर्निंग। सर थोड़ा चैप्टर 2 का एक बार समराइज अगर कर देते तो अच्छा रहता है। ओके, समराइज कर देते हैं। तो हमने चैप्टर 2, यहाँ पे हमारे जो ऑथर हैं राजीव अंबाट जी कहते हैं कि अगर एक एग्जाम होता, यूनिवर्सिटी एग्जाम होता, ठीक है, जिसमें सिलेबस है, मान लो आपको पता है कि भाई 95% जो सवाल हैं वो आपको बताया हुआ पढ़ाया हुआ सिलेबस से आएगा, 5% आउट ऑफ सिलेबस आएगा, राइट? तो आप हम किस पे फोकस करेंगे ज्यादा? बट नेचुरली कि 95% पे फोकस करेंगे कि 5% होंगे। अब ये 95% सिलेबस व्हेन हेल्थ से रिलेटेड है तो वो क्या है? 95% जो हेल्थ से रिलेटेड वो जो सिलेबस है वो है 3 चीजों पे, द 3 पिलर्स ऑफ हेल्थ, दैट इज ईट राइट, बी फिजिकली एक्टिव एंड रिकवरी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये 3 है जो मेन आपका हेल्थ का 95% सिलेबस। तो बाकी बाकी 5% क्या है? बाकी 5% वो चीजें हैं जो सोशल मीडिया में आज के डेट में चल रहा है, राइट? जो भी चीजें हैं, जैसे कि पानी गर्म पियो, ठंडा पियो, फ्रिज वाला ना पियो, नमक कौन सा खाओ, ऑल दोस। इनफैक्ट ये उसमें से कई चीजें सही भी हो सकती हैं, आई वुड से कि सभी कुछ रबिश है, बट बहुत कुछ ऐसे फालतू के भी आ जाते हैं और लोग उसी 5% को पकड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन जब एग्जाम आता है तो अब हमें नहीं पता कि वो 5% में से कौन सा आप फेस करने वाले, कौन सा सवाल आपसे पूछा जाएगा। बट ये 95% तो फिक्स है। तो ये 95% सिलेबस को आप तैयार कर लो पूरी तरह। तो ये 95% सिलेबस में है कि फर्स्ट इज ईटिंग राइट, कि आप सही खाएं। सही खाने में जैसे बताया था कि आपको ये देखना पड़ेगा कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको फूड के पूरे कॉम्बिनेशन समझने पड़ेंगे। आप क्या खा रहे हो, मैक्रोस माइक्रोस क्या है, प्रोटीन फैट किस खाने में क्या है, क्या को क्या से रिप्लेस कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको खाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एंड ईटिंग राइट मतलब सिर्फ ये नहीं है कि टाइम पे खाना, होम कुक्ड फूड पोषण भी है, ठीक है? तो टाइम पे खाना, घर का खाना, होल फूड्स प्लस पोषण, ठीक है? आप टाइम पे खा रहे हो, घर पे खा रहे हो, लेकिन आप दबा के खा रहे हो, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, वो भी आपका कैलोरी सरप्लस हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो ईटिंग हेल्दी या ईटिंग राइट वाला जो फैक्टर है, इसमें सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी डाइट प्लान वगैरह कुछ भी कर रहे हो तो उसमें आपको स्थिरता बनाए रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो एनी डाइट प्लान फॉर दैट मैटर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कि आप को मैनेज कर पाओ, उसको आप निरंतर कर पाओ, ठीक है ना? आपको जब फूड ग्रुप्स का वगैरह पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ओके यार, मैंने मीठा खाना है तो चलो आज मैंने मीठा खाया, अभी खाया, तो अगली मील में मैं उसको कॉम्पनसेट करूं कि अगली मील में उतना कैलोरी कम। तो उस तरह से आपको समझना पड़ेगा। इनफैक्ट नेक्स्ट चैप्टर में तो वही है कि कैसे फूड ग्रुप को कैसे समझेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह, तो उसमें जाएंगे तो फिर इस ये वाला पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा ईटिंग राइट। तो सस्टेनेबिलिटी है आपका, स्थिरता जो होता है ये लॉन्ग टर्म सक्सेस का
मेन ट्रिक वही है कि आप किसको किससे मैनेज कर पाओ, ये चीज आप समझ लो, राइट, सो दैट उसको आप प्रॉपरली कर पाए। ठीक है? और लेट मील्स, स्पोरैडिक मील्स, ठीक है, बीच में जो भाई 3 टाइम खाना है तो 3 टाइम खाओ आप, 6 टाइम मत खाओ, बीच में बहुत कुछ खा रहे हो। इनफैक्ट अगर स्नैकिंग करना भी है तो नट्स वगैरह खा सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट ईटिंग राइट, ठीक है, इस चैप्टर में। देन अबाउट फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में जैसे बहुत सारे क्लेम्स होते हैं कि वे बोलते हैं कि भाई बिना कुछ करे भी आपका वजन घट सकता है, ठीक है, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया में बहुत आता है कि कुछ सप्लीमेंट ले लिया तो आपको वजन घट जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है, इट्स टोटली मतलब उससे क्या हो जाता है कि एक्सरसाइज को एक पनिशमेंट की तरह लोग पेंट कर देते हैं कि यार एक्सरसाइज इतना बुरा है। तो एक्सरसाइज बहुत ही एसेंशियल होता है आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए, आपको हेल्दी बना के रखने, क्योंकि आपका मस्कुलर एबिलिटी, स्ट्रेंथ, सब कुछ के लिए एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल कीप यू हैप्पियर, आप थोड़ा यंग फील करने लगो। एक्सरसाइज में आपका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग 3 तरह के होते हैं: रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज और योगा। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जिम में या रेजिस्टेंस बैंड जो भी है घर पे कर सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज में हार्ट हेल्थ के लिए जो भी रनिंग, स्विमिंग वगैरह। देन इस योगा। एंड जो लास्ट वाला जो है, जो आज हमने बात करा, जो थर्ड पिलर 95% सिलेबस का, दैट इज रेस्ट, रिकवरी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, राइट। तो रेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, नींद कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। नींद से जो आपका नींद अगर भरपूर नहीं होगा तो फिर आपका कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करेंगे, वो आपका एक्सेसिव वाटर को रिटेन कर देगा। देन हमने आज जैसे बात किया रेम साइकिल, नॉन रेम साइकिल, नींद में क्या होता है, राइट। फर्स्ट आप सोते ही 90 मिनट्स तक तो आप नॉन रेम साइकिल में रहते हो, आप यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी ड्रीम, राइट। देन यू मूव ऑन टू रेम साइकिल, राइट। और रेम साइकिल कैन गो अप टू से लाइक 1 आवर तक जा सकता है, right? फिर स्ट्रेस एंड हेल्थ का रिलेटेड बात किया कि कॉर्टिसोल का कितना बड़ा रोल है। कॉर्टिसोल बढ़ा रहे तो बीमारियां, कॉर्टिसोल कम रहे तो बीमारी, बट कॉर्टिसोल इज इम्पोर्टेंट, राइट। स्ट्रेस ईटिंग के बारे में बताया, हाई एंजाइटी एंड हाई बीपी के बारे में, दिस वाज जस्ट एक समरी मैंने बताया, राइट संतोष जी। थैंक होप यू दैट्स सर। क्लियर। या यस सर। ओके, तो आगे बढ़े। किसी को और सर किसी को कुछ अगर पूछना हो तो, एनीबडी एल्स? नहीं है, सबको क्लियर है ना चैप्टर 2, राइट। तो लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 3। वी हैव अ कपल ऑफ मिनट्स, तो हम इसको शुरुआत कर सकते हैं। चैप्टर 3 है द टाइनी क्रीचर्स दैट स्टू योर क्लोथ्स टाइटर। वो छोटे छोटे जीव जो आपके कपड़ों को टाइट करके रखते हैं, दैट इज कैलोरी, राइट। तो कैलोरी के बारे में है, कैसे कैलोरी, कहाँ से कैलोरी आता है, ऑल दोस, राइट। व्हाट इज अ कैलोरी, कैलोरी क्या है? When it comes to energy requirements and energy spent by our body, we measure it in the unit called calorie. जब कभी हम हमारे शरीर का एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, ऊर्जा का जरूरत की बात करते हैं, कितनी ऊर्जा चाहिए, कितना कंज्यूम करना है, कितना बर्न करना है, वो सब बात करते हैं, तो वो उसका जो मेजरमेंट होता है, उसका वो मेजर होता है कैलोरी, है। उसका यूनिट का वो नाम है, दैट इज कैलोरी। इट इज द मेजर ऑफ हाउ मच एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम द फूड वी ईट। कैलोरी मतलब वो है कि कितनी ऊर्जा हमें वो खाने से मिल रही है जो हम खा रहे हैं, एंड कितना हम खर्च कर रहे हैं ड्यूरिंग जो भी एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज, एक्सरसाइज वगैरह जो भी। तो सिंपल टर्म्स में वही है कि वो ऊर्जा का वो यूनिट है, फूड से जो मिलने वाली ऊर्जा का यूनिट है जो हम खा रहे हैं, प्लस जो हम बर्न कर रहे हैं, सब दोनों में दिस कैलोरी इज द यूनिट, मेजरमेंट यूनिट। अब ये कैलोरीज कहाँ कहाँ से आते हैं, कैसे कैसे आते हैं? पहला इसमें है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, या जनरल टर्म में मैक्रोस बोला जाता है, मैक्रोस, राइट। मैक्रोस और मैक्रो न्यूट्रिएंट,
ये जो होता है आ, ये है जो हमें कैलोरीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैलोरीज नहीं प्रोवाइड करते। मैक्रोज जो होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमें कैलोरीज देते हैं, वो हमें एनर्जी देते हैं। तीन बेसिक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो तीन बेसिक है, तो और भी हैं क्या, वो आगे आपको पता चलेगा इस चैप्टर में। ठीक है, कुछ और भी मैक्रोज हैं। ठीक है, बट थ्री बेसिक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें से है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कॉमन ये हमको हमने इसको बहुत बार सुना है, पढ़ा है सब कुछ। ठीक है, तो तीन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, मैक्रोन्यूट्रिएंट। इसमें से कैलोरीज कितने आते हैं, क्योंकि कैलोरी का डेफिनेशन से शुरू हुआ था। कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी, प्रोटीन से 4 कैलोरी, और फैट से 9 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया तो 4 कैलोरी मिलेंगे, 1 ग्राम प्रोटीन लिया तो 4 कैलोरी मिलेंगे, आपको एनर्जी मिलेंगी, और फैट 1 ग्राम लिया तो 9 कैलोरी मिलेंगे। राइट। अब जो भी खाना हम खाते हैं, ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो पूरा कॉम्बिनेशन है, एनीथिंग एनीथिंग फॉर दैट मैटर। आप एक रोटी का पीस भी लिया तो उसमें तीनों का कॉम्बिनेशन रहे इन डिफरेंट क्वांटिटी। राइट। द वेटेड मेजर ऑफ दिस कैल इज द टोटल कैलोरीज ऑफ इन दैट फूड। तो आप अगर उसका वेटेड मेजर देखेंगे, तो वो है उसका मेजर कि उसमें कितना कैलोरी, टोटल कैलोरी उस फूड में कितना है। जैसे उदाहरण के लिए पहले भी एक उदाहरण दिया था कि एक बॉइल्ड मुर्गी का अंडा, एल एग। ठीक है, इसमें 6 ग्राम प्रोटीन है और 5 ग्राम फैट है, और कार्ब्स 0 है, कोई कार्ब्स नहीं है। कुछ फूड ऐसे भी होते हैं जिसमें कि ऑल्दो इज अ कॉम्बिनेशन, बट प्योर प्रोटीन करके आप नहीं बोल सकते, प्योर फैट करके नहीं, कुछ ना कुछ मिलावट रहता है। प्योर फैट भी होता है ऐसे, बट अंडे की बात हो रही है कि कैसे आप डिसाइड करोगे। उसमें 6 ग्राम अप्रोक्सीमेटली उसमें प्रोटीन होता है और 5 ग्राम फैट होता है। तो 6 into 4 कैलोरी प्रोटीन का, 1 ग्राम में 4 कैलोरी होता है, तो 6 into 4, और फैट में 9 9 होता है, 9 कैलोरी, तो प्लस 5 ग्राम इंटू 9 कैलोरी। तो आप देखेंगे टोटल, आप करके देखेंगे 24 + 45, 6 into 4 24, प्लस 5 into 9 45, टोटल 69, 69 कैलोरी। तो एक मुर्गी का अंडा, बॉइल्ड एग, आपको देता है 69 कैलोरी। राइट। अब ये एग्जैक्ट कैलोरी ऑफ ईच फूड जो है, ये बहुत ज्यादा वेरिएबल है, और डिपेंड करता है कि किस तरह से उसको बनाया गया, प्रिपेयर किया गया, या क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें पड़े। ठीक है, तो ये इनफैक्ट अभी तो इंटरनेट पे बहुत सारे कैलोरी ट्रैकर्स वगैरह हैं, ये आपको रफ एस्टिमेट दे देते हैं कि मतलब अलग अलग फूड का अलग अलग ये आपको मिल जाता है बस। ठीक है, बट यहाँ पर इन्होंने एक जस्ट एक टेबल दिया हुआ है कि रफली जनरल जो फूड खाते हैं उसका सभी का तो नहीं दिया हुआ है, जस्ट सम 10 15 कुछ और इसका दिया हुआ है इधर। Right? तो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कल। आई शो यू दिस टेबल ऑल्सो टुमारो, तो आपको आइडिया लग जाएगा। जो अभी बात कर रहे थे ना, 69 कैलोरीज, तो अंडे में, चिकन ब्रेस्ट में, लेंटिल्स में, दालों में, मछली में, तो इसका अलग अलग एक टेबल छोटा सा दिया हुआ। तो इसको हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आज को टाइम हो गया, इट्स ऑलरेडी 6:13 6:12 हो गया। तो लेट्स मूव ऑन टू डेली मूव। राइट फ्रेंड्स। रागिनी मैम, आज हम यहाँ पर इसको वाइंड अप करते हैं। फिलहाल सर कोई है नहीं क्या, म्यूट है सर। यस सर, ओके सर। ओके, तो लेट्स कॉल इट अ डे, इसको हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं।
कि मैक्रोस का पूरा डिटेल, राइट फ्रेंड्स? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, sir. ओके मैम। Okay. Okay. Bye bye.